वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग की इस बात की तारीफ तो करनी पड़ेगी कि उन्हें पता था कि किस पल को शॉकिंग कैसे बनाना है। लेक्स ल्यूगर का सबसे पहले नाइट्रो इवेंट में आना, स्कॉट हॉल और केविन नैश का डेब्यूट, ये रिवील करना कि हल्क होगन NWO के तीसरे सदस्य हैं, और भी बहुत सारे ऐसे पल जो सच में हैरान कर देने वाले और ऐतिहासिक थे, और जिसे करने के पीछे WCW का तेज दिमाग था। लेकिन कभी कभी WCW के रेसलर्स मैच के कंट्रोलर्स को भी हैरान कर देते थे, कभी स्क्रिप्ट से हटकर उसकी जगह अपने मन मुताबिक काम करके, जबकि बाकी समय थोड़ा सा ध्यान हट जाने से कुछ नई ही सिचुएशन इम्प्रोवाइज करके। मैं हूँ एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से, और ये है 10 हैरान कर देने वाले WCW के अनस्क्रिप्टेड मूवमेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, रैंडी सैवेज स्लैप्स टॉरी विल्सन। रैंडी सैवेज के लंबे और सफल करियर की सबसे खास बातों में से एक थी उनकी इंटेंसिटी, और ये उनके 1999 की गर्मियों में होने वाले मेन इवेंट के मैच तक भी कम नहीं हुई थी। नाइट्रो के 5 जुलाई के एपिसोड में गुस्से से आग बबूला हुए माचो मैन रैंडी सैवेज अपनी गर्लफ्रेंड गॉर्जियस जॉर्ज को ढूंढ रहे थे, जब केविन नैश ने उन्हें ये बताया कि वो बिग सेक्सी के कमरे में इंतजार कर रही थी। आपको तो पता ही है क्यों। रैंडी पागलों की तरह भागते हुए बैक स्टेज में जॉर्ज के पास गए, जो कि टॉरी विल्सन से बात कर रही थी, और स्क्रिप्ट से पूरी तरह हटकर कुछ और ही कर बैठे। जब टॉरी, जो कि उस समय रेसलिंग में नई थी, सैवेज के गुस्से और पागलपन को देखकर हंसने लगी, तो सैवेज ने उन्हें गाल पे जोरदार थप्पड़ मारा और फिर जॉर्ज को घसीटकर रूम के बाहर ले गए। ये बहुत ही अनकंफर्टेबल था, खास तौर पर टर्नर ब्रॉडकास्टिंग के मेंबर्स के लिए, जो कि वहीं थे क्योंकि WCW का शो एटलांटा, जो कि उनका बेस था, में हो रहा था। टर्नर के स्टैंडर्ड और प्रैक्टिसेस डिपार्टमेंट ने मांग की कि सैवेज को टीवी से पूरी तरह हटा दिया जाए और उन्हें और जॉर्ज को थंडर के अगले भाग में आने से बैन कर दिया गया। नंबर 9, बुकर टी विंस द टीवी टाइटल कौन जीतेगा ये ज्यादातर पहले से ही प्लान किया जा चुका होता है, या कम से कम ऐसा होना चाहिए ही। साफ तौर पे प्लान्स बदले भी जाते हैं और कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनसे थोड़े बदलाव आ जाते हैं, पर एक नियम तो पक्का है कि चैंपियनशिप तभी किसी और के हाथ में जाएगी जब ऐसे स्क्रिप्ट में लिखा हो। पर सुपर ब्रॉल 1998 में ऐसा नहीं हुआ था, जब रिक मार्टेल अपना टेलीविजन टाइटल बुकर टी से हार गए। मार्टेल, जो WCW में कुछ दिनों पहले हुई अपने करियर की नई शुरुआत को एंजॉय कर रहे थे, उन्हें अपना टाइटल बचाना था, लेकिन उनका पैर तब रिंग की रस्सी में फंस गया जब उन्हें हिप टॉस मारा गया और उन्हें जोर की चोट आई। फिर भी उन्होंने 5 मिनट तक और कोशिश की, लेकिन उन्हें पता था कि ये चोट बहुत बुरी है, इसलिए ये निर्णय लिया गया कि उनकी जगह बुकर टी को मैच जिता दिया जाए, जो कि पूरी तरह से सही था। लेकिन मैच जीतने के तुरंत बाद जीतने वाले का मैच पेरी सैटर्न के साथ होना था, जो कि 15 मिनट चलने के लिए तय किया गया था। किस्मत से बिग पैस और द बुकमैन दोनों ही प्रोफेशनल थे और उन्हें एक शानदार मैच दिखाने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। नंबर 8, केविन नैश एंड DDP लॉबी फॉर द बैड गाय। काफी सारे दुर्भाग्यपूर्ण मौकों और बेइज्जती के बाद स्कॉट हॉल को आखिरकार WCW के अक्टूबर 2000 में जाने दिया गया, जिसके 8 महीने पहले ही उन्हें घर भेज दिया गया था, हाँ मगर पूरी पेमेंट के साथ। द बैड गाय का जाना उनके टैग पार्टनर और बेस्ट फ्रेंड केविन नैश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, और वो उस समय वैसे भी WCW से बोर हो चुके थे। ब्रॉडकास्ट के दौरान किसी को भी हॉल के बारे में बात न करने का निर्देश होने के बाद भी बिग सेक्सी ने लगातार प्रोमो में उनका नाम लिया और फैंस से उनके लिए नारे लगाने को कहा, जबकि WCW की उन्हें वापस बुलाने की कोई मंशा नहीं थी। और ये बात तब आगे बढ़ गई जब स्कॉट को ऑफिशियली कंपनी से निकाल दिया गया और नैश और उनके नए टैग टीम पार्टनर DDP ने स्टीवी रे के साथ 7 मिनट के इंटरव्यू में हॉल के बारे में लगभग 15 बार नाम लेकर बात की, जो कि 6 दिसंबर 2000 के थंडर के एपिसोड में टीवी पर आया। और अजीब बात यह है कि इसे शो के WWE नेटवर्क वर्जन से हटा दिया गया। हालांकि ये लाइव ना होकर पहले से रिकॉर्डेड था, फिर भी WCW ने इसे टीवी पर चला दिया, क्योंकि WCW तो WCW था। भले ही वो हॉल के जिक्र से खुश नहीं थे और उन्हें उनका नाम म्यूट करना पड़ा, फिर भी ना ही नैश और ना ही DDP को इस बात के लिए कुछ कहा गया, क्योंकि तब तक ये दोनों ही शो को चला रहे थे। नंबर 7, बॉबी हीनन ड्रॉप्स एन F बॉम्ब। ब्रायन पिलमैन के लूज कैनन कैरेक्टर ने बहुत ही शानदार तरीके से फैंटेसी और रियलिटी के बीच की दूरी को इतना कम कर दिया कि कुछ गिने चुने लोग ही समझ सकते थे कि हो क्या रहा है, और यहाँ तक कि पिलमैन के काफी सारे दोस्त भी ये नहीं जानते थे कि सच क्या है और झूठ क्या। एक इंसान जिसे ये नहीं पसंद था वो थे कमेंटेटर बॉबी हीनन, जो फ्लाइंग ब्रायन की अजीब सी अनस्क्रिप्टेड हरकतों से हड़बड़ा गए और उनके मुंह से गाली निकल गई। पिलमैन और एडी गुरेरो का मैच क्लैश ऑफ द चैंपियन 32 में चल रहा था और बॉबी अपनी कमेंट्री कर रहे थे। तभी ब्रायन ने एक पाउडर लिया और रिंग साइड में चलने लगे। फिर उन्होंने हीनन को पीछे से पकड़ा, जिन्हें इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं था, जिसके कारण बॉबी ने पिलमैन से पूछा कि व्हाट द बाकी तो आप समझ सकते हैं। हीनन उठकर वहां से जाने लगे, फिर थोड़ा शांत होकर वापस अपनी जगह पर आ गए।
बाद में पता चला कि बॉबी इसलिए इतना नाराज हुए थे क्योंकि शुरू में उन्हें पता नहीं चला कि पीछे से पिलमैन ने उन्हें पकड़ा है और सोचा कि ये कोई बेकाबू फैन है। हीनन असल में अपनी एज और गर्दन की चोट के कारण WCW की नो टच लिस्ट में थे, लेकिन ये बात पूर्व हॉलीवुड ब्लॉन्ड को किसी ने पहले से नहीं बताई। पिलमैन ने बाद में माफ कीजिएगा द ब्रायन से माफी मांग ली। नंबर 6, डीन मलेंको फॉरगेट्स द रूल्स। अगर कोई ऐसा है जिससे आप ऐसी उम्मीद नहीं करते कि उसका ध्यान भटक जाए और वो कुछ ऐसा करेगा जिससे मैच खराब हो जाए, खास तौर पे अपने करियर के आखिरी स्टेज पर, तो वो सिर्फ डीन मलेंको ही है। द आइसमैन मक्खन की तरह खेलते थे और अपने प्रो रेसलिंग में 15 साल बिताने के बाद जब उनका बिली किडमैन के साथ सोल्ड आउट 2000 में कैचर्स कैच कैन मैच हुआ तो किडमैन के साथ पहले 3 राउंड में एक नई चीज थी जिसे बोलते थे ट्रिपल थ्रेट थिएटर। इस मैच के रूल्स भी बाकी मैचेस के जैसे ही थे, बस एक नियम अलग से जोड़ा गया था कि अगर कोई रेसलर रिंग से बाहर गया तो वो ये मैच हार जाएगा। असल में जो मैच 12 मिनट चलना था वो सिर्फ 2.5 मिनट ही चला क्योंकि मलेंको कुछ देर के लिए नियम भूल गए और रिंग से बाहर निकलकर थोड़ा रुककर आराम करने के लिए चले गए। रेफरी के पास बेल बजवाकर मैच को खत्म करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, जिससे सब कंफ्यूज हो गए। कुछ लोगों को लग रहा था कि डीन ने जानबूझकर ये मैच बेकार कर दिया था क्योंकि वो उस समय कंपनी को छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन सच ये है कि ये सब सिर्फ एक अनस्क्रिप्टेड गलती थी और हुआ भी ये कि ये द मैन ऑफ 1000 होल्ड्स का WWE में जाने से पहले WCW में आखिरी मैच बन गया। नंबर 5, स्कॉट स्टाइनर शूट्स ऑन रिक फ्लेयर। WCW के आखिरी के दिनों में स्कॉट स्टाइनर कोई तो नशा करते थे, है कि नहीं? उस समय पर बिग पापा पम्प किसी के कंट्रोल में नहीं थे, सबको दबा कर रखते थे और जो मन में आता था जब मन में आता था वो ही करते थे। उनकी ज्यादातर एडवेंचर बैक स्टेज ही होती थी और एडवेंचर भी ऐसे जैसे DDP की आंख को जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करना, लेकिन कभी कभी ये सब कैमरे के सामने भी हुआ था। एग्जाम्पल के लिए 7 फरवरी 2000 के नाइट्रो के एक एपिसोड में माइक पर बोलते हुए रिक फ्लेयर की बेइज्जती करते रहे और ये भी दुनिया के सामने लाए कि WCW काम करने के लिए कितनी बेकार जगह है। मेरा मतलब है कि सच में बिग बैड बूटी डैडी ने नेचर बॉय पे सीधा हमला बोल दिया और उन्हें WCW की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ बता दिया। उनकी बढ़ती एज और ढलते लुक्स के लिए भी खरी खोटी सुनाई। सालों पहले स्टीव ऑस्टिन को कंपनी से निकलवाने के लिए साजिश रचने का इल्जाम लगाया और ऐसा बहुत कुछ बोलते गए और बोलते ही गए क्योंकि स्टाइनर ना तो फ्लेयर के साथ कोई प्रोग्राम कर रहे थे और ना ही उन दोनों का कोई मैच होने वाला था। इसलिए ये सिर्फ स्कॉट ने अपना गुस्सा निकाला था और शो का ये हिस्सा ज्यादा लंबा चल गया, मतलब बाकी चीजों को शो से काटना पड़ा। स्टाइनर को आने वाले थंडर शो से सस्पेंड कर दिया गया मगर उनको पैसे तब भी मिलते रहे। नंबर 4, द शॉक मास्टर डेब्यूट्स। रेसलिंग के इतिहास में कुछ ही ऐसे पल होंगे जो कि WCW में हुए शॉक मास्टर के उत्पादक डेब्यूट से ज्यादा फनी रहे होंगे। यहाँ तक कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि WWE के 50 राइटर्स की टीम मिलकर भी ऐसा कुछ नहीं बना सकती थी जो उसका आधा फनी भी हो, जो फ्रेड ऑटमैन ने किसी तरह बना लिया, थोड़ी बदकिस्मती और थोड़ी बेवकूफी से। ऑटमैन जिन्होंने पहले WWE में टग बोट और टाइफून का किरदार निभाया था, उन्हें WCW में टॉप लेवल बेबी फेस बनाकर बुलाया गया था और आगे होने वाले वॉर गेम्स मैच के लिए स्टिंग, द ब्रिटिश बुलडॉग और डस्टिन रोड्स की टीम में शामिल कर दिया गया। उनकी पहचान से पर्दा तब उठना था जब फेयर फॉर द गोल्ड सेगमेंट की लाइव क्लैश ऑफ द चैंपियंस स्पेशल, जो कि 8 मैन केज मैच से कुछ महीने पहले होने वाली थी, उसमें वो पटाखों के बीच दीवार फाड़कर बाहर आते। शॉक मास्टर की बदकिस्मती थी कि किसी ने वहाँ लकड़ी का टुकड़ा छोड़ दिया था जिसे लड़खड़ा कर वो गिरे डेवी बॉय स्मिथ की भाषा में अपने पिछवाड़े पर और उनका हेलमेट निकल गया। ये बहुत शानदार था, इतना कि बेइज्जती ने WCW को मजबूर कर दिया कि वो शॉक मास्टर को बदल कर उन्हें खतरनाक मांस वाले फाइटर की जगह एक अनाड़ी क्लट्स बना दें। नंबर 3, हल्क होगन, वी कम इन फॉर यू। जब शॉक मास्टर ने अपना शानदार डेब्यूट किया तो पीछे से बुकर टी की आवाज आ रही थी जिसमें वो पूछ रहे थे कि ये उल्लू का पट्टा कौन है और ऑटमैन शर्म से अपना मुंह छिपा रहे थे। ये पहली बार नहीं था और ना ही आखिरी बार जब बुकर ने स्क्रिप्ट से हटकर WCW के ब्रॉडकास्ट में कुछ बोला था, लेकिन स्प्रिंग स्टैम्पीड 1997 में बुकर टी ने जो बोला वो बहुत ज्यादा ही गलत हो गया था। बुकर टी एक प्रोमो शूट कर रहे थे अपने भाई और हार्लेम हीट के टैग टीम पार्टनर स्टीवी रे के साथ और उनकी बहन शेरी मार्टेल भी साथ थी। तभी वो थोड़ा भावनाओं में बह गए और बोला कि वो हल्क होगन के लिए आ रहे हैं, लेकिन इसे बोलने के तरीके का उन्हें तुरंत पछतावा हुआ और ये आप बुकर के चेहरे को देख के ही समझ सकते हैं जब उन्होंने वो सब बोला। हालांकि इसके लिए उन्हें कोई भी सजा नहीं मिली। फिर भी बुकर ने कई सालों के बाद बताया कि वो इस बात से बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि उन्हें पता था कि बच्चे उनको देखते हैं और वो नहीं चाहते थे कि बच्चों को लगे कि ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। और सच पूछे तो मुझे शक है कि हल्कस्टर को खुद ये बात बुरी लगी भी होगी क्योंकि वो खुद, खैर छोड़िए, अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं। नंबर 2, अ मेजर मेलफंक्शन।
एक बड़ी दलील दी जानी चाहिए कि कोई भी ऐसा मैच जिसमें नाइट्रो गर्ल टाइग्रेस, मेजर गन्स और पेजली हो वो 20 सेकंड से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। लेकिन ये प्लान नहीं था जब ये तीनों 28 अगस्त 2000 को नाइट्रो के एपिसोड में ट्रिपल थ्रेट मैच में एक दूसरे के सामने आए। पेजली ने गन्स को पीछे से लात मारी, टाइग्रेस ने उन्हें कोहनी से मारा और फिर ब्रिजिंग पिन कर दिया और मैच जीत गई और ये मैच पलक झपकते ही खत्म हो गया। रेफरी ने 3 काउंट कर दिया जबकि गन्स का एक कंधा ऊपर था और ऐसा लग रहा था कि वो किक आउट करने की कोशिश कर रही थी और इसके बाद किसी को समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। कमेंटेटर्स बहस कर रहे थे कि 3 काउंट हुआ या नहीं और लड़कियां बिना मन के लड़ती रहीं और फिर थोड़ी देर में वहां से निकल गईं। क्योंकि ये साल 2000 की गर्मियों का WCW था, इसलिए आपको ये सोचने के लिए माफ किया जा सकता है कि ये प्लान था या मजाक था या प्लान्ड मजाक था या किसी के साथ गलती से मजाक हो गया था जैसे मार्क के साथ हुआ था या सिर्फ एक बड़ी गलती थी। सबके रिएक्शंस देखते हुए तो यही लगता है कि आखिरी ऑप्शन की ज्यादा चांसेस हैं। नंबर 1, हॉर्सिंग अराउंड। और हम इस वीडियो का अंत करेंगे साल 2000 में हुए एक और पागलपन के साथ, जो कि था WCW के हार्डकोर डिवीजन, जो कि सच कहूं तो WWE की सस्ती कॉपी जैसा था। उसके सबसे यादगार पलों में से टेरी फंक अपना हार्डकोर टाइटल बचाने के लिए क्रिस कैंडिडो से 31 मई के थंडर के एपिसोड में लड़ रहे थे। तभी फंक कैंडिडो को एक ट्रक में डालकर एरेना से दूर पास के किसी अस्तबल में ले गए। दोनों पानी में और भूसे में लड़ने लगे और गोबर में भी, जिसके बाद वो एक घोड़े के अस्तबल में भी घुस गए। जब फंक ने पाइल ड्राइवर मारा तो शायद घोड़ा बहुत ज्यादा डर गया और उसने पीछे से अपनी लात रेसलर्स को मारी, जो कि साफ तौर पे प्लान में नहीं था। कम से कम अगर उन्होंने पहले से घोड़े को फोन करके बोला ना होता तो। मेरा मतलब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तब वहां नहीं था जब ये मैच प्लान हो रहा था, लेकिन सच कहूं तो घोड़े ने फंक को या कैंडिडो को या उन दोनों को मार ही दिया होता अगर टेरी ने ये चीज पहले से भाप कर अस्तबल को संभालने वाले लड़के से घोड़े को शांत करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर देने को पहले से ही ना कहा होता। फिर भी अगर उस घोड़े ने 10 इंच और ऊंची लात चलाई होती तो हमने पहली बार प्रो रेसलिंग में किसी की गर्दन उखड़ते हुए देखा होता।